नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदी के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर एस आर कुमावत, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज कालाडेरा। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे गद्य की अन्य विधाएं, जिसमें एक व्यंग्य रचना देखेंगे हम। ये आपके द्वितीय प्रश्न पत्र में जो है संकलित है। ये इस व्यंग्य रचना को लिखा है हरिशंकर परसाई ने, जो एक जाना माना नाम है और साहित्य में पहचान है। तो सबसे पहले हम जो है हरिशंकर परसाई के जो जीवनी है और रचनाएं हैं उनके बारे में जानते हैं, लेखक के बारे में जानते हैं। ठिठुरता गणतंत्र इन्होंने लिखा है, जो आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित है, उसके हम चर्चा करेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि हरिशंकर परसाई का जो जन्म है 22 अगस्त 1924 में होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ। हरिशंकर परसाई हिंदी के प्रसिद्ध लेखक और व्यंग्यकार थे। ये हिंदी के पहले रचनाकार थे जिन्होंने व्यंग्य विधा को दर्जा दिलाया और उससे हल्के फुल्के मनोरंजन की परंपरागत जो परिधि है उससे उबार कर समाज के व्यापक प्रश्नों से जुड़ा। जो पहले व्यंग्य लिखते थे, व्यंग्य विधा थी, उस को जो है थोड़ा हल्का फुल्का मनोरंजन के लिए मानते थे। लेकिन जब से हरिशंकर परसाई ने इस पे लिखा है, व्यंग्य रचना लिखी है, तब से जो है ये हमारे जो समाज के व्यापक प्रश्न है उनके ऊपर जो है जोड़कर लिखा है। उनकी जो है वो एक तरह से पोस्टमार्टम किया है। उनकी व्यंग्य रचनाएं हमारे मन में गुदगुदी ही पैदा नहीं करती, बल्कि हमें उन सामाजिक वास्तविकताओं के आमने सामने खड़ा करती हैं जिनसे किसी भी व्यक्ति का अलग रह पाना लगभग असंभव है। लगातार जो खोखली होती जा रही जो हमारी सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था है, उसमें पिछले जो मध्यम वर्ग की जो सच्चाइयाँ हैं उनको हरिशंकर परसाई ने बहुत ही नज़दीक से पकड़ा है। सामाजिक पाखंड और रूढ़िवादिता जीवन मूल्यों की खिल्ली उड़ाते हुए उन्होंने सदैव विवेक और विज्ञान सम्मत दृष्टि को सकारात्मक रूप में प्रस्तुत किया है। उनकी भाषा शैली में एक खास प्रकार का नयापन नजर आता है। हरिशंकर परसाई की खूबी है कि वह खोखली हो जा रही हमारी जो मानसिकता है और हमारी जो सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था है उसमें जो मध्यम वर्गीय जो व्यक्ति पिस रहा है, उसकी जो मन की सच्चाइयां हैं उसको जल्दी पकड़ करके उनको उघाड़ करके रखते हैं। परसाई ने उस समय के सामाजिक और राजनीतिक विफलताओं पर विवेकपूर्ण कटाक्ष किए हैं। उनकी अधिकतर रचनाएं सामाजिक, राजनीतिक, साहित्यिक, भ्रष्टाचार, आज़ादी के बाद का ढोंग, आज के जीवन का अंतर्विरोध, पाखंड और विसंगतियां पर प्रहार करते हैं। इनके प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। कहानी संग्रह हैं इनके, हंसते हैं, रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, भोलाराम का जीव, बहुत प्रसिद्ध इनकी कहानी की रचना है। कहानी है ये भोलाराम का जीव, जो आपके पिछले स्कूल के पाठ्यक्रम में सम्मिलित होगा। उपन्यास लिखा है इन्होंने, रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, ज्वाला और जल। संस्मरण लिखे इन्होंने, तिरछी रेखाएं, और व्यंग्य लेख तो इन्होंने बहुत लिखे हैं। तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, अपनी अपनी बीमारी, प्रेमचंद के फटे जूते, माटी कहे कुम्हार से, काग भगोड़ा, आवारा भीड़ के खतरे, ऐसा भी सोचा जाता है, वैष्णव की फिसलन, पगडंडियों का जमाना, शिकायत मुझे भी है, उखड़े खंबे, सदाचार का ताबीज, विकलांग श्रद्धा का दौर, तुलसीदास चंदन घिसे, हम एक उम्र से वाकिफ हैं, बस की यात्रा। तो ये इनकी रचनाएं हैं। अब हम चर्चा करते हैं इनके व्यंग्य लेख का। ठिठुरता गणतंत्र, जिसमें हमारा जो गणतंत्र है 26 जनवरी को जो बड़े उत्साह से मनाया जाता है और विश्व का सबसे समृद्ध और सबसे बड़ा जो गणतंत्र माना जाता है, प्रजातांत्रिक देश माना जाता है, उसके भीतर झांकने की कोशिश की है और उसके माध्यम से ये जो है देश की जो खोखली अर्थव्यवस्था है, खोखली राजनीतिक ढकोसले हैं, उनके ऊपर ये व्यंग करते हैं। तो देखिए कैसे लिखते हैं ये। शुरू करते हैं ये कि 4 बजे में गणतंत्र दिवस का जलसा, 4 बार में गणतंत्र दिवस का जलसा दिल्ली में देख चुका हूँ, 5वीं बार देखने का साहस नहीं। आखिर यह क्या बात है कि हर बार जब मैं गणतंत्र समारोह देखता हूँ तब मौसम बड़ा क्रूर रहता है। 26 जनवरी के पहले ऊपर
पहले ऊपर बर्फ पड़ जाती है, शीत लहर आती है, बादल छा जाते हैं, बूंदाबांदी होती है और सूर्य छिप जाता है, जैसे दिल्ली की अपनी अर्थनीति नहीं है। वैसे ही अपना मौसम भी नहीं है। अर्थनीति जैसे डॉलर, पाउंड, रुपया, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या भारत सहायता क्लब से तय होती है, वैसे ही दिल्ली का जो मौसम है वो कश्मीर, सिक्किम और राजस्थान आदि तय करते हैं। इतना बेवकूफ़ नहीं हूं कि मान लो कि जिस साल में समारोह देखता हूं उसी साल ऐसा मौसम रहता हो। हर साल देखने वाले बताते हैं कि हर गणतंत्र दिवस पर मौसम ऐसा ही धूपहीन, ठिठुरन वाला होता है। तो आखिर क्या बात है, क्या रहस्य है, ये तय करते हैं कि क्या बात है और किस तरह से ये जो है गणतंत्र इतना उदास होता है, जबकि लोग जो नेता कितने ढकोसले करते हैं और किस तरह से जो है झांकियाँ सजा करके लाते हैं और अपने जो प्रांत है उसकी उपलब्धियां गिनाते हैं। तो उसके ऊपर भी जो है हरिशंकर प्रसाद व्यंग करते हैं और वो लिखते हैं कि गणतंत्र समारोह में हर राज्य की झांकी निकलती है, वे अपने राज्य का प्रतिनिधित्व नहीं करती। सत्यमेव जयते हमारा मोटो है। झांकियां झूठ बोलती हैं, इनमें विकास कार्य, जनजीवन, इतिहास आदि रहते हैं। असल में हर राज्य को इस विशिष्ट बात को यहाँ प्रदर्शित करना चाहिए कि जिसके कारण पिछले साल वह राज्य मशहूर प्रसिद्ध हुआ हो। गुजरात की झांकी में इस साल के दंगे का दृश्य होना चाहिए। जलता हुआ घर, आग में झोंके जाते बच्चे होने चाहिए। पिछले साल से मैंने उम्मीद की थी आंध्र की झांकी में हरिजन जलते हुए दिखाए जाएंगे, मगर ऐसा नहीं है। ये कितना बड़ा झूठ है कि कोई राज्य दंगे के कारण अंतर्राष्ट्रीय ख्याति पाए लेकिन झांकी सजाए लघु उद्योगों की। देश से अच्छा गृह उद्योग तो दंगे से अच्छा गृह उद्योग तो इस देश में कोई दूसरा है ही नहीं। मेरे मध्य प्रदेश की बात ले लो। 2 साल पहले सत्य के नजदीक पहुंचने की कोशिश की थी। झांकी में अकाल राहत कार्य बतलाए गए थे पर सत्य अधूरा रहा। मध्य प्रदेश उस साल राहत कार्यों के कारण नहीं, राहत कार्यों में घपले के कारण मशहूर हुआ था। मेरा सुझाव माना जाता तो मैं झांकी में झूठे मस्ट्रोल भरते दिखाता, चुकारा करने वाले का अंगूठा हजारों मूर्खों के आगे लगवाता, नेता, अफसर, ठेकेदार के बीच लेन देन का दृश्य दिखाता। उस झांकी में ये बात नहीं आई। पिछले साल स्कूलों की टाटपट्टी कांड से हमारा जो राज्य मशहूर हुआ था, मैं पिछले साल की झांकी में ये दृश्य दिखाता कि मंत्री, अफसर वगैरह खड़े हैं और टाटपट्टी खा रहे हैं। देखिए कितने भ्रष्टाचार हो रहे हैं, उनको नहीं दिखा रहे हैं। राज्य में दंगे हो रहे हैं, उनको नहीं दिखा रहे हैं। हरिजन झोंके जा रहे हैं आग में, वो नहीं दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं झांकी में? उस राज्य की उन्नति के बारे में, उस राज्य की जो है किस तरह से वहाँ उनका जो है विशेष खास उन्नति हुई है, उस बात को दिखाते हैं, जबकि ये सब झूठ है। यहाँ लेखक कहना चाहता है कि जो वास्तविकता है वही दिखाई जाए। क्या दिखा रहे हो आप सारे संसार को गणतंत्र दिवस पर? झांकियां सजा रहे हो। झांकियां क्या है? क्या सही प्रतिमान है? क्या सही प्रतिनिधित्व कर रही है राज्य का? नहीं। दूसरी, मैं एक सपना देखता हूं। दूसरी बात ये कहते हैं कि मैं एक सपना देखता हूं, समाजवाद आ रहा है। अब समाजवाद आ रहा है, बस्ती के बाहर टीले पे खड़ा है। बस्ती के लोग आरती सजा को स्वागत करने को खड़े हैं, पर टीले को घेरे खड़े हैं कई समाजवादी नेता। उनमें से हर एक लोगों से कहकर आया कि समाजवाद का हाथ पकड़कर मैं ही लाऊंगा। समाजवाद टीले से चिल्लाता है, मुझे बस्ती में ले चलो। यानी समाजवाद का तो ढकोसला कर रहे हैं, लेकिन समाजवाद कहाँ है? केवल नेताओं के भाषणों में, केवल कार्यालय के फाइलों में। जो कच्ची बस्ती है वहाँ समाजवाद नहीं है, जो गरीब है वहाँ समाजवाद नहीं है। वो तो आज भी 2 जून की रोटी के लिए जो है तरस रहे हैं, काम के लिए तरस रहे हैं, और बुनियादी जो आवश्यकताएं हैं वो भी नहीं है उनके पास। तो इसके बारे में देखिए कितने अच्छे जो है वो लिखते हैं हरिशंकर प्रसाद कि समाजवाद की घेराबंदी कर रखी है, समाजवाद परेशान है, उधर जनता भी परेशान है। समाजवाद आने को तैयार खड़ा है, पर समाजवादियों में आपस में ढोल धप्पा हो रहा है। समाजवाद एक तरफ उतरना चाहता है, उस पर पत्थर पड़ने लगे हैं, खबरदार इधर से मत उतरना। एक समाजवादी उसका हाथ पकड़ता है, दूसरा हाथ पकड़ कर खींचता है, तब बाकी समाजवादी छीना झपटी करके हाथ छुड़ा देते हैं। लवलुहान समाजवाद टीले पर खड़ा है। यानी समाजवाद इसको एक राजनीतिक मुद्दा बना लिया। तो इस देश में जो जिसके लिए प्रतिबद्ध है वही उसे कष्ट नष्ट कर रहा है। लेखक की स्वतंत्रता के लिए प्रतिबद्ध लोग लेखक की स्वतंत्रता छीन रहे हैं। सहकारिता के लिए प्रतिबद्ध इस आंदोलन के लोग सहकारिता को नष्ट कर रहे हैं। सहकारिता तो एक स्पिरिट है,
सब मिलकर सहकारितापूर्ण खाने लगते हैं और आंदोलन को नष्ट कर देते हैं। समाजवाद को भी समाजवादी ही रोके हुए हैं। यूँ प्रधानमंत्री की इन पंक्तियों में देखिए कितना अच्छा व्यंग है कि यूँ तो प्रधानमंत्री ने घोषणा कर दी कि समाजवाद आ ही रहा है। मैं एक कल्पना कर रहा हूँ कि दिल्ली में फरमान जारी हो जाएगा, समाजवाद सारे देश के दौरे पर निकल रहा है, उसे सब जगह पहुँचाया जाए, उसके स्वागत और सुरक्षा के लिए बंदोबस्त किया जाए। एक सचिव दूसरे सचिव से कहेगा, लो भाई एक और वीआईपी आ गया, अब इसका इंतजाम करो, नाक में दम है। कलेक्टरों का हुक्म चलेगा, कलेक्टर एसडीओ को लिखेगा, एसडीओ तहसीलदार को लिखेगा, पुलिस दफ्तरों में फरमान जारी होगा, समाजवाद की सुरक्षा की तैयारी करो। दफ्तरों में बाबू छोटे बाबू बड़े बाबू छोटे बाबू से कहेगा, काहे को तिवारी जी बाबू एक कोई समाजवाद वाला कागज आया था ना, जरा निकालो। तिवारी बाबू कागज निकाल कर देंगे, बड़े बाबू फिर से कहेंगे, अरे वह समाजवाद तो परसों ही निकल गया, कोई लेने ही नहीं गया स्टेशन। तिवारी बाबू तुम कागज दबा कर रख लेते हो, बड़ी खराब आदत है तुम्हारी। तमाम अफसर लोग चीफ सेक्रेटरी से कहेंगे, सर समाजवाद बाद में नहीं आ सकता, ये बात यह है कि हम उसकी सुरक्षा का इंतजाम नहीं कर सकेंगे, दशहरा आ रहा है, दंगे के आसार हैं, पूरा फौज दंगे के निपटाने में लगा हुआ है। मुख्य सचिव दिल्ली लिख देगा, हम समाजवाद की सुरक्षा का इंतजाम करने में असमर्थ हैं, उसका आना भी मुलतवी किया जाए। जिस शासन व्यवस्था में समाजवाद के आने से कागज दब जाएं, जो उसकी सुरक्षा की व्यवस्था न कर सकें, उसके भरोसे समाजवाद लाना है तो ले आओ, मुझे एतराज़ नहीं। जनता के द्वारा समाजवाद ना अगर समाजवाद दफ्तरों के द्वारा आ गया तो ये ऐतिहासिक घटना हो जाएगी। इस तरह से ये लेख की समाप्ति करते हैं कि कागजों में क्या होता है, लोग बात क्या करते हैं, नेता भाषण क्या देते हैं, उनके भाषणों में क्या होता है, कितनी खुशहाली होती है, जबकि जनता तो वही अपना जो दर्द है उसको लेकर के जी रही है। एक पंक्ति याद आती है धूमिल की कि मेरे देश की जो संसद है एक ऐसी घानी है जिसमें आधा तेल और आधा पानी है। देख लिए सच्चाई कितनी है और किस तरह से जो है ये आपने व्यंग का जो लेख है वो पढ़ा हरिशंकर परसाई। इसी तरह से जो है हर बात को अंदर से छील करके आपको बिल्कुल यथार्थ रूप में ला करके आपके सामने रख देते हैं और लगता है कि इनकी बातों में दम है। और इसी तरह से हम एक कोई अलग विधा का अगला वीडियो देखेंगे। तब तक के लिए जो है मैं आपको नमस्ते कहता हूं और आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। इसी तरह से क्लासेस चलती रहेंगी ऑनलाइन और थोड़ा मन लगा करके आप मुझे रिप्लाई करें। धन्यवाद।